खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी स्पेशल बुलेटिन उत्तर प्रदेश लाइव में स्वागत है आपका। यूपी की तमाम बड़ी खबरों की रुख करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में पीएम मोदी स्वामित्व योजना का शुभारंभ करेंगे। 6 राज्यों के 763 गांव के लोगों को इसका फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के 346 ग्रामीणों को इससे फायदा मिलेगा। डिजिटल माध्यम से कार्ड का वितरण होगा। एसएमएस द्वारा प्राप्त लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे संपत्ति अपना कार्ड। एसएमएस के जरिए लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करने से संपत्ति कार्ड डाउनलोड हो पाएगा। और अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। 6 राज्यों के 763 गांव के लोगों को इससे फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के 346 ग्रामीणों को इससे फायदा होने वाला है। डिजिटल माध्यम से इसका वितरण किया जाएगा। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत करेंगे। और वहीं यूपी में हाथरस केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज लखनऊ जाएगा पीड़ित परिवार। कल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहेगा पीड़ित परिवार। पीड़ित परिवार को गवाही देने के लिए लखनऊ बुलाया गया है। कोर्ट ने तमाम अधिकारियों को भी तलब किया है। सरकार के आदेश के बाद इस पूरे मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। हाथरस केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तमाम अधिकारियों को तलब किया है इस पूरे मामले को लेकर। और साथ ही साथ लखनऊ बुलाया गया है पीड़ित परिवार को, जहां पर पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए जाएंगे। तो कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार को लखनऊ लाया जा रहा है। आज पीड़ित परिवार लखनऊ पहुंचेगा, कल उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया है। पुलिस महकमे से जुड़े कई अधिकारियों को तलब किया है इस पूरे मामले में, क्योंकि कई अहम सवाल हैं जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट अधिकारियों से सवाल पूछ सकता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस महकमे की तरफ से जो शुरुआत से ही जांच का रवैया रहा, उस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। आधी रात को शव का अंतिम संस्कार करना, इस पर भी सवाल उठे। और यही सवालों के जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज तमाम अधिकारियों से पूछ सकते हैं। और साथ ही पीड़िता का परिवार लखनऊ पहुंचेगा आज, कल उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि हालांकि इससे पहले एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। एसआईटी की जांच का भी सीबीआई को फायदा होगा। अब सीबीआई नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीएम योगी ने इस मामले की जांच की सिफारिश की थी सीबीआई जांच की, और उसके बाद सीबीआई को केस सौंप दिया गया है। अब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच अपनी शुरू करेगी। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट इस मामले से जुड़ी ये सामने आ रही है कि पीड़िता का परिवार लखनऊ जाएगा आज, कल उनके बयान दर्ज होंगे। और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तमाम अधिकारियों को तलब किया गया है। तो हाथरस केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। पीड़ित परिवार को लखनऊ बुलाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार जो है लखनऊ पहुंचेगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी से ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश जी, अब इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और अधिकारियों को तलब किया है, वहीं पीड़ित परिवार भी लखनऊ पहुंचेगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो हाथरस घटना में जो पीड़ित परिवार है वो उसको लखनऊ तलब किया गया है। और इस पूरे मामले में डीओपीटी ने सीबीआई जांच का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। और हाथरस केस में जल्दी जो सीबीआई है वो रेगुलर जो एफआईआर है वो दर्ज करेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपको याद होगा कि सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, और सीबीआई की जो लखनऊ यूनिट है वो इस पूरे हाथरस कांड की जांच कर रही है। हाई कोर्ट ने भी पूरी तरीके से इस मामले को लेकर संज्ञान लिया है और जिस तरीके से कड़ी फटकार लगाई है उसके बाद से तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जिसमें
डीजीपी समेत बड़े अधिकारी हैं उनको तलब किया है कोर्ट ने। तो आप ये कह सकती हैं कि जब हाथरस घटना के जो पीड़ित हैं, पीड़ित परिवार के लोग लखनऊ आ रहे हैं, कड़ी सुरक्षा में उनको लखनऊ लाया जा रहा है और उनके तमाम जो बयान हैं वो दर्ज होंगे। अब अमितेश जी, यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस महकमे के अधिकारियों को तलब किया गया है, क्या उसमें वो अधिकारी भी शामिल है जिनको सस्पेंड किया गया इसमें, इस पूरे मामले में जब कार्रवाई की गई? देखिए, इस पूरे मामले में हाथरस घटना को लेकर सरकार की तरफ से जो विनोद शाही हैं वो विशेष वकील नियुक्त किए गए हैं और विनोद शाही हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखेंगे। लखनऊ बेंच ने जो है वो कल हाथरस मामले में डीजी और एडीजी को तलब किया है, लेकिन अभी जो अधिकारी, मौजूदा अधिकारी थे, उनको तलब अभी नहीं किया गया है। लेकिन ये जरूर है कि एडीजी एलओ और डीजीपी उत्तर प्रदेश को जो है उनको तलब किया गया है। और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट पहले ही आपको याद होगा प्रीति की इस पूरे मामले को लेकर बहुत संजीदा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि जब कल कोर्ट में बड़े अधिकारी तलब होंगे, उसके बाद से कोर्ट क्या रुख होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर अमितेश जी, एक देखने वाली अहम बात ये भी है कि परिवार सीबीआई जांच को नहीं चाह रहा था कि सीबीआई इसमें जांच करे, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि मजिस्ट्रेट लेवल पर इसकी जांच हो, कोर्ट के जरिए वो न्याय की मांग कर रहे थे। लेकिन अब वही हो रहा है, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, तो क्या वो इससे संतुष्ट हैं? देखिए, परिवार के जो लोग हैं प्रीति, वो शुरू से सीबीआई जांच से सहमत नहीं है। उनका कहना था कि वो जो रिटायर्ड जज हैं उनकी एक टीम जो है इस पूरे मामले की जांच करे, सीबीआई पर उनको भरोसा नहीं है। लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी और जिस तरह का प्रेशर सरकार पे था और जिस तरह के विपक्ष इसी हाथरस घटना को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े कर रहा था, उसके बाद से सरकार के सामने मजबूरी थी कि इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। और अब सीबीआई इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके जो अपनी जांच प्रक्रिया है वो शुरू करेगी। इस दरमियान एक और दिलचस्प बातें सामने आ रही है प्रीति, वो ये है कि हाथरस मामले में एक महिला जो लगातार टीवी चैनलों पर अपने बयान दे रही थी और पीड़ित परिवार का रिश्ता बता रही थी, उनकी भी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। और ये सामने आया है कि 2018 में भी जो एक घटना हुई थी आगरा में, उसमें भी ये परिवार, पीड़ित परिवार की रिश्तेदार बनकर वहां पहुंची थी और मीडिया को उन्होंने बयान दिया था, पीड़ित परिवार को भगाने का काम किया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस उस महिला की तलाश कर रही है। ऐसे में तमाम जो दाव पेच है वो कहीं न कहीं सामने आ रहा है। एक तरफ सीबीआई इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर रही है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट सख्त है, तीसरी तरफ से जो सरकार ने भी कोर्ट में अपनी दलील देने के लिए विनोद शाही को विशेष वकील नामित किया है। चौथी जो बात है वो ये है कि ये जो एक महिला है उस महिला की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। प्रीति जी, शुक्रिया अमितेश जी इस पर तमाम जानकारी के लिए। तो आज पीड़ित का परिवार लखनऊ पहुंचेगा और इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हाथरस केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान परिवार मौजूद रहेगा, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथरस की घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से यूपी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि शर्मनाक सच्चाई ये है कि कई भारतीय दलित, मुसलमान और आदिवासियों को इंसान समझते ही नहीं है। राहुल ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस कहती है कि किसी का रेप नहीं हुआ था, क्योंकि उनके लिए और कोई दूसरे भारतीयों के लिए वो पीड़िता कोई नहीं थी। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से हाथरस केस को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, उन्होंने कहा कि बहुत शर्म की बात है, ये बहुत शर्म की बात है कि सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि आखिर रेप हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साइकिल थामी, बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं सैकड़ों कार्यकर्ता। सपा जिला कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण की। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सपा ज्वाइन की है। गोरखपुर से संवाददाता जफर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर खान, क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि गोरखपुर के अंदर लगातार बड़ी तादाद में जो है बीजेपी और अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और जो सबसे इसमें अहम और खास बात है कि सुनील सिंह, जो कभी योगी आदित्यनाथ के सबसे खास हुआ करते थे, सीएम बनने के बाद से उनका जो संबंध विच्छेद हो गया और उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। उनका प्रभाव की वजह से तमाम ऐसे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो लगातार समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कल की अगर हम बात करें, कल सैकड़ों की तादाद में गोरखपुर के अंदर समाजवादी पार्टी के सदस्यता बीजेपी और अन्य पार्टी के सदस्यों ने ज्वाइन किया। जी, क्या ये अगर हम उपचुनाव को लेकर देखें इस लिहाज से, क्या यहाँ पर किस बीजेपी की ताकत कम होती दिखाई दे रही है और साथ ही साथ इनका चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति कभी बीजेपी का दामन थाम के और बीजेपी पार्टी का प्रचार प्रसार करता था और इस संख्या में अगर लोग बीजेपी का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में बीजेपी पर असर पड़ेगा। जी, शुक्रिया जफर खान हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो कितने समीकरण बदलेंगे और इससे सपा को क्या फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सपा का दामन थाम लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सूबे में 43,467 उपभोक्ताओं के बिजली बिल गलत आए हैं। बिल जमा कराने के बाद बिजली काटी गई और बिल जमा होने के बावजूद भी 734 उपभोक्ताओं की बिजली काट दी गई। शिकायत मिलने पर ऊर्जा मंत्री ने नाराजगी जताई है। उपभोक्ताओं की रीडिंग समय से नहीं एजेंसियां ले रही हैं। श्रीकांत शर्मा ने एजेंसी से अब स्पष्टीकरण मांगा है। इस पूरे मामले को लेकर 17 अक्टूबर तक एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कट गया है ऑनलाइन, मीटर में लाइट नहीं आ रही। क्यों कट गया? बिल नहीं जमा था। बिल आपने जमा किया? हाँ, बिल जमा कर दिए हैं। कब जमा किए? 25 तारीख को। 26 तारीख को मैसेज आया था कि मतलब लाइन कट जाएगी। उसके बाद में जो हमने 25 तारीख को जमा कर दिया, तब से जो है आज तक हमें चेक करें। अभी लाइट नहीं आई? नहीं लाइट आई। 25 तारीख से आपने बिल जमा किया और आज तक लाइट नहीं आई? क्या है? और वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी से ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अमितेश जी, जो मामला सामने आया है, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, इसको लेकर अब यहाँ पर बिजली मंत्री स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, लेकिन इस लापरवाही के लिए बिजली विभाग की तरफ से क्या कुछ सफाई पेश की गई है और जो गलत बिल दिए गए हैं उसको कब तक ठीक करने की बात कही गई है? देखिए प्रीति, बड़ी हैरानी और परेशानी होती है कि ऊर्जा मंत्री भले ये दावा करते हों कि बिजली विभाग में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बिजली विभाग ऊंचाइयों की तरफ जाता है, बाकायदा जो बड़े अधिकारी हैं बिजली विभाग के वो आंकड़े पेश करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप सुनकर हैरान हो जाएंगी। 43,735 के करीब आंकड़ा है। ऐसे में ये वो जो लोग हैं, ये वो परिवार है जो बिजली विभाग की करतूतों की वजह से परेशान है, निराश है और वो गुहार लगा रहा है। दरअसल बिजली का बिल जमा होने के बावजूद इन तमाम परिवारों के घरों की जो बिजलियां हैं वो काट दी गई हैं। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अब मामला जो है वो ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में आया है और ऊर्जा मंत्री जो श्रीकांत शर्मा हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अब स्पष्टीकरण मांग रहा है और 17 अक्टूबर तक जो एजेंसियां हैं उनसे साफ तौर पर जवाब मांगा गया है और ये कहा गया कि आखिर ये गलतियां क्यों हुई। दूसरी बड़ी बात यह है कि 734 उपभोक्ता ऐसे हैं जिसकी बिजली काटने की जो शिकायत है वो ऊर्जा मंत्री को मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की जो कमियां सामने आ रही हैं उससे लोगों में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो बढ़ता जा रहा है। लगातार जो बिजली कटौती है उससे पहले से लोग परेशान थे और ऐसे में अब जब बिजली का बिल
बिल जमा करने के बावजूद जब उनकी बिजली कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं तो अपने आप में समझ सकती है कि लोगों में किस कदर गुस्सा व्याप्त है। फिलहाल इस पूरे मामले में ऊर्जा मंत्री ने स्पष्टीकरण मांगा है और साफ तौर पे उन तमाम कंपनियों से कहा कि ऐसी गलतियां, ऐसी खामियां क्यों आ रही हैं, इस पे जवाब दें। तो ये कह सकती हैं आप कि बहुत जल्दी ऊर्जा मंत्री बहुत बड़े पैमाने पर जो लापरवाह अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, उन पर गाज गिर सकती है। जी शुक्रिया अमितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसमें ऊर्जा मंत्री की तरफ से अब संज्ञान लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा से आ रही बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। गांव के दबंगों ने तहसीलदार की टीम पर हमला किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें ग्रेटर नोएडा से, जहां पर गांव के कुछ दबंगों ने तहसीलदार की टीम पर हमला किया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। दादरी थाना क्षेत्र के कोट गांव की एक घटना है, जहां पर तहसीलदार की टीम पर कुछ दबंगों ने हमला किया और इस घटना के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नोएडा से संवाददाता गौरव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आखिर तहसीलदार पर क्यों हमला किया गया दबंगों की तरफ से, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये गौतम बुद्ध नगर में पिछले कई दिनों से लगातार डीएम और एसडीएम को लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि एलएमसी की जो जमीन है उस पे जो दबंग हैं, कुछ लोग जो भूमाफिया हैं, वो लगातार कब्जा करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो उसी को लेकर कल एक डीएम के तरफ से यहाँ पर एक टीम बनाकर भेजा गया था दादरी इलाके में, जहाँ पर जिसमें तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे, पुलिस बल था। और मगर वहाँ पर जब कुछ ही देर बाद पहुंचने के बाद तहसीलदार की टीम के ऊपर हमला कर दिया जाता है, दबंगों द्वारा फायरिंग की जाती है और उसके बाद मौके से फरार हुआ जाता है। जी, अब ये भी बताया जा रहा है कि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई है इस मामले में जो हमलावर थे, और कितने लोग इसमें शामिल थे, ये पता चल पाया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें भूम माफिया है रामकिशोर यादव, उसका नाम सबसे पहले सामने आया है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रामकिशोर यादव और उसके परिवार के समेत करीबन 35 अन्य लोग हैं जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द से जल्द पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें डालनी शुरू कर दी है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, पीएससी तैनात कर दी गई है, जिससे आगे इस तरीके की कोई घटना ना हो पाए। और वहां पर जो एलएमसी की जमीन पर कब्जा था उसे भी मुक्त करा लिया गया है। जी शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कब्जा मुक्त करा लिया गया है और तहसीलदार की टीम पहुंची थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। कुशीनगर में खेलते समय बच्चों पर अचानक से दीवार गिरी और अस्पताल ले जाते वक्त दोनों बच्चों की मौत हो गई। कसिया थाना क्षेत्र के चकदेया का ये मामला है। कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दीवार गिरने से मासूम बच्चों की मौत हुई है। अस्पताल ले जाते वक्त दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। बच्चे खेल रहे थे और अचानक से उनके ऊपर पक्की दीवार गिर गई। घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही बच्चों ने दम तोड़ दिया। कसिया थाना क्षेत्र के चकदेया का ये मामला है, जहां पर ये हादसा हुआ है और 2 मासूम बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई है। कुशीनगर से संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग तिवारी, ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? निश्चित तौर पर प्रीति बताना चाहूंगा कि ये कसिया थाना क्षेत्र का ये मामला है। चकदैया गांव है, जहां पर रात के समय जो है बच्चे खेल रहे थे और अचानक घर की दीवार गिरी है, जिसकी चपेट में ये दोनों मासूम जो आ गए हैं। एक मासूम 7 वर्ष की है और एक 8 वर्ष की है। और जैसे ही परिजन इनको अस्पताल तक लेकर पहुंचते हैं कि रास्ते में जो है इन मासूमों की मौत हो जाती है, बच्चे जो है दम तोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुखद घटना जो है वो कसिया क्षेत्र से सामने आई है और जिसके बाद से परिजनों का लगातार रो रो कर बुरा हाल है। जी शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 बच्चों की दीवार गिरने से मौत हो गई है और इस घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे का एक और नया कारनामा सामने आया है। स्वरूप नगर में एक मकान पर कब्जा किया हुआ था। विकास दुबे ने एक किराएदार के साथ मिलकर मकान पर कब्जा किया था। फर्जी हस्ताक्षर और मकान मालिक की फोटो लगाकर फर्जी तरीके से मकान पर कब्जा किया था।
पीड़ित परिवार ने डीआईजी से मामले की शिकायत की है। गैंगस्टर विकास दुबे, जिसको यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया था, उसका अब एक और कारनामा सामने आया है। इस पूरे मामले में अब ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर एक मकान पर कब्जा किया था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, विकास दुबे के जाने के बाद लगातार एक के बाद उसने जो भी कारनामे किए, जो भी उसने इससे पहले दबंगई तरीके से चीज़ों को किया, वो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है, अब हाल ही में जो मामला सामने आया है कि एक मकान पर उसने कब्जा किया था। इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दें प्रीति की विकास दुबे का वर्चस्व पूरे कानपुर जिले से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में था। लगातार विकास दुबे जमीन से लेकर मकानों पर अवैध कब्जे कर अपना साम्राज्य आगे बढ़ा रहा था। और ये नजीराबाद थाना क्षेत्र में एक मकान था जिसमें फर्जी कागजात बनाकर विकास दुबे ने उस मकान पर कब्जा कर लिया था। लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो मकान मालिक हैं वो अब सामने आए, क्योंकि जिस वक्त ये मकान कब्जा किया गया था उसके बाद जो मकान मालिक थे वो भी लापता हो गए थे। लेकिन उनके परिजन सामने आए हैं और डीआईजी से गुहार लगाई है और जो अपने कागजात हैं डीआईजी के सामने पेश किए और डीआईजी ने जल्द से जल्द जांच करके, पूरी जांच करके जो मकान है उसको उसकी जानकारी लेने की बात कही है। जी शुक्रिया कमलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे की तरफ से जिस मकान पर कब्जा किया था, अब उस पीड़ित परिवार ने डीआईजी से मिलकर इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने फर्जी तरीके से इस मकान पर कब्जा किया था। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है प्रयागराज से। आज पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्रयागराज से बड़ी खबर, 19 जिलों में 1282 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रयागराज में 148, लखनऊ में 120 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 5,95,696 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। 2 शिफ्टों में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोविड को लेकर केंद्रों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी अनिवार्य किया गया है। उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है देवरिया से, जहां पर टाउन हॉल स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में हंगामा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ऑफिस में जमकर मारपीट हुई है। कांग्रेस महिला कार्यकर्ता और प्रभारी के ऊपर गुलदस्ता फेंका गया और इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो हंगामा बरपा है कांग्रेस कार्यालय पर। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आखिर यह हंगामा किस वजह से हुआ, क्या वजह रही जो कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए? जी प्रीति, बता दें कि ये पूरा मामला उपचुनाव को लेकर हो रहा है, जिसमें एक मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है, जिसके बाद ये पूरा मामला खुल के सामने आया है। महिला कार्यकर्ता का यह जो तारा यादव है, इनका यह आरोप है कि जो ये प्रत्याशी हैं इनके ऊपर बलात्कार की